नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पांडे। आज सक्सेस टिप नाम के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा, उसमें हमने चर्चा की थी कि जब पढ़ने में मन ना लगे तो क्या करें। तो उसी तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए हम आज उसको ही आगे चर्चा करेंगे। तो पढ़ने में ना मन लगने के कुछ कारणों की हमने चर्चाएं आपसे की और आज इस वीडियो में हम जो है पढ़ने के तरीकों पर चर्चा करेंगे कि किन तरीकों पर हमारे पढ़ने में व्यवधान उत्पन्न होता है या फिर जो है हम सही तरीके से उन्हें पढ़ नहीं पाते, उन्हें याद नहीं रख पाते। तो पहला तरीका है कि हम किस तरीके से पढ़ने बैठते हैं। सामान्यतः पढ़ने बैठने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कुर्सी टेबल पर बैठकर पढ़ना, और वो भी कुर्सी पर जब हम बैठे तो हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, बिल्कुल इस तरह से। ये तरीका जो है सर्वाधिक सही माना जाता है। और जैसा कि अगर हम योग से जुड़े हैं तो हम जानते हैं कि सभी आसनों में रीढ़ की हड्डी सही रखने के लिए कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी या मेरु रज्जु जो है उसका संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है। यदि आपने जीव विज्ञान में पढ़ा है तो ये बात अच्छी तरह से आप जानते होंगे। तो पढ़ाई करते समय सबसे बड़ी चीज़ कुर्सी टेबल का ही प्रयोग करें। ना कभी बिस्तर पर बैठ के पढ़ें, ना कभी ज़मीन पर बैठ के पढ़ें, और लेट कर तो बिल्कुल भी ना पढ़ें। अक्सर कई लोग जब घरों में पढ़ाई करते हैं तो लेट कर पढ़ाई करते हैं। आराम से, अगर कुर्सी आरामदायक है तो इस तरह से झुक के पढ़ाई करेंगे, या आधे लेट कर भी पढ़ाई करते हैं, कभी पेट के बल भी लेट कर भी पढ़ाई करते हैं। ये पढ़ने के गलत तरीके हैं, क्योंकि इन तरीकों के समय हमारा शरीर आरामदायक अवस्था में नहीं होता है, और इस समय जो हम पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें हमें याद नहीं होती हैं। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि जब भी पढ़ें कुर्सी टेबल पर ही पढ़ें, और वो भी रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर। बिस्तर पर लेटकर बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि लेटकर पढ़ा हुआ दिमाग में बिल्कुल नहीं जाता है, बल्कि इससे एक दुष्प्रभाव जो होता है बिस्तर पर लेटकर पढ़ने या आधे लेटकर पढ़ने का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव होता है कि हमें नींद आने लगती है, और फिर पढ़ाई से ध्यान भंग हो जाता है और हम नींद के बारे में सोचने लगते हैं या सो भी जाते हैं। तो इसलिए जब भी पढ़ें कुर्सी टेबल पर सीधे बैठकर पढ़ें। दूसरी बात, पढ़ते समय ना टेलीविज़न चलाएं, रेडियो नहीं चलाएं, या मोबाइल फ़ोन में कुछ लोगों की आदत होती है कि गाने सुनते हुए पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि हमारे मस्तिष्क में दो तरह की स्मरण शक्ति होती है, चेतन और एक अचेतन। तो बैकग्राउंड में गाने सुनना अच्छा ज़रूर लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एकाग्रता को भंग करता है और हम पूरी तरह से एकाग्र होकर नहीं पढ़ते। इसलिए कोशिश करें कि पढ़ते समय किसी भी प्रकार का मनोरंजन या संगीत का प्रयोग ना करें, ना रेडियो चलाएं, ना टेलीविज़न चलाएं, और ना ही मोबाइल फ़ोन या अन्य किसी यंत्र के माध्यम से गाने सुनें। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि एक समय पर एक ही कार्य करना चाहिए, तो ये बात हमारी पढ़ाई में भी लागू होती है। तो पढ़ते समय हम पूरी तरह से अपना फोकस सिर्फ पढ़ाई पर रखें, ना कि साथ में
पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड में अन्य किसी चीज़ पर। और सबसे बड़ी बात कि मोबाइल तो स्विच ऑफ ही कर दें, क्योंकि आज मोबाइल में इतने सारे ऐप हो गए हैं, इन ऐप्स के नोटिफिकेशंस आते रहते हैं और ये नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं हमारा ध्यान भंग करते हैं। कभी व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन आएंगे, कभी फेसबुक के, कभी एसएमएस के, और कुछ देर बाद हमारा भी मन होगा कि चलो थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं कि किसके मैसेज हैं, और यह थोड़ी देर का देखना ही हमारी पढ़ाई के लिए घातक होता है। तो पढ़ते समय मोबाइल पूरी तरह स्विच ऑफ कर दें या फिर एरोप्लेन मोड में कर दें। इसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय नोट्स जरूर बनाएं। अपने साथ एक डायरी रखें या एक कॉपी रखें जिसमें जो विषय हम पढ़ रहे हैं उसके महत्वपूर्ण बिंदु नोट करते चलें। अब पहली चीज़ कि हमें इससे फ़ायदा क्या होगा, तो पहला फ़ायदा ये कि हमें नोट्स बनाने के लिए दोबारा वो चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, और वो महत्वपूर्ण बिंदु जो हमने पढ़ते समय अपनी डायरी या कॉपी में नोट किए हैं वो हमें रिवीजन में या नोट्स बनाने के समय बहुत काम आएंगे। इन नोट्स को हम अपने तरीके से शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, यदि उन्हें हम याद रख पाते हैं कि हम कुछ पॉइंट्स पढ़ के ही पूरी बात समझ जाएं, तो हम उन्हें शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं, डायग्राम बना के भी लिख सकते हैं। जैसी हमें सहूलियत हो समझने में उस हिसाब से हम नोट्स बना सकते हैं, और नोट्स बनाने के समय हमें एकाग्रता भी बनी रहेगी और ये नोट्स हमारे भविष्य में काम आएंगे। सबसे ज़्यादा इन नोट्स का उपयोग होता है परीक्षा के समय रिवीजन करने में, क्योंकि उस समय हमारे पास समय का इतना अभाव होता है कि हम पूरी चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। तब यदि हमने सभी सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स के नोट्स बनाए हैं पॉइंट वार, तो इन्हें हम रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट में और संक्षिप्त होते हैं, तो इन्हें जो है हम कम समय में फिर से पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा। तो इसलिए पढ़ते समय नोट्स अवश्य बनाएं। हाँ, एक चीज़ और इसमें हम नोट कर सकते हैं, पढ़ते समय कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है या कोई समस्या आ रही, उसको भी नोट करें, ताकि हम अपने किसी मार्गदर्शक या किसी सीनियर या किसी सहपाठी से उस पर चर्चा कर सकें और उनसे उसके बारे में पूछ सकें। क्योंकि कई बार क्या होती है कि कई समस्याएं हमें उस समय तो याद रहती हैं, लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं, तो उसे भी नोट करते चलें। फिर इसके बाद पढ़ाई के लिए एक CCC का फॉर्मूला होता है। इस CCC में पहला C होता है कन्फर्म, दूसरा C होता है कंफ्यूज, और तीसरा C होता है कन्फर्म। मतलब किसी भी चीज़ को कम से कम 3 बार पढ़ें। जब हम पहली बार उसे पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें कन्फर्म होती है, हमें लगता है कि हाँ ये हमें याद रहेगी। लेकिन जब उसी चीज़ को हम दूसरी बार पढ़ते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न होती है, और यही गलती अधिकांश परीक्षार्थी करते हैं कि पहली बार पढ़ा हमने तैयारी के समय, दूसरी बार रिवीजन के समय परीक्षा जब नज़दीक आती है तब हम पढ़ते हैं, तो वो दूसरी वाली स्थिति जो होती है वो कन्फ्यूज़न की होती है। और वैकल्पिक प्रश्न पत्रों में हमें 2 विकल्प देख के कन्फ्यूज़न होती है कि यार बाकी 2 तो नहीं हैं, लेकिन इन 2 में कन्फ्यूज़न है, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। तो इस कन्फ्यूज़न की स्थिति से बचने के लिए कम से कम 3 बार पढ़ें आप कोई भी टॉपिक, कोई भी विषय, ठीक है। इसके बाद जो भी कुछ हम पढ़ते हैं रटने की प्रवृत्ति से बचें, क्योंकि रटने की प्रवृत्ति कर्ण की शिक्षा की तरह होती है। कर्ण महावीर महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र रहे हैं, और इन्होंने
धोखे से अ, जो है भगवान परशुराम से शिक्षा ग्रहण की थी, जबकि परशुराम ने क्षत्रियों को शिक्षा ना देने का संकल्प लिया हुआ था। और जब उन्हें पता चला कि कर्ण ने छल से एक ब्राह्मण के वेश में उनसे शिक्षा ग्रहण की है, तो उन्होंने उसे श्राप दिया था कि जब तुम्हें इन शिक्षाओं की और इन विद्याओं की आवश्यकता सबसे अधिक होगी, उस समय यह तुम इन्हें भूल जाओगे। तो रटने वाली चीज़ भी लगभग उसी तरह ही होती है कि हमने रट लिया और परीक्षा के समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमें उसी समय होती है, और फिर अगर हम गलती से भी एक से आ भूले तो दूसरे तक नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए कोशिश करें कि कोई भी चीज़ रटे नहीं, समझें और समझकर उसे याद रखें, है ना। याद रखने के भी बहुत तरीके हैं। किसी भी चीज़ को हम कैसे आसानी से याद रखते हैं, हम आगे के वीडियो में इस चीज़ को याद रखेंगे, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि रटने की प्रवृत्ति से बचें, ठीक है। अब अगली चीज़ है ग्रुप डिस्कशन। तो हमने जो भी पढ़ा है उस पढ़े हुए की चर्चा अपने मित्रों से, सहपाठियों से अवश्य करें, क्योंकि जिस चीज़ को हम जितना अधिक रिवाइज करेंगे वो हमारी याददाश्त में उतनी अधिक शामिल होगी। और इससे एक फ़ायदा ये भी है कि हो सकता है पढ़ते समय कुछ चीज़ें हमें नहीं पता, या जिस पुस्तक या नोट्स के सहारे हम पढ़ रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं। यदि हम अपने सहपाठियों और मित्रों के साथ ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो उससे कुछ नई बातें भी सामने आ सकती हैं, याद रखने के कुछ नए तरीके भी सामने आ सकते हैं। तो हमेशा ग्रुप डिस्कशन करें। कई विद्यार्थियों की प्रवृत्ति होती कि हम जो पढ़ते हैं अपने तक ही सीमित रखते हैं, दूसरे से उसकी चर्चा नहीं करते या दूसरे को नहीं बताते कि हमने क्या पढ़ा या कितना पढ़ा। यह प्रवृत्ति जो है आत्मघाती होती है, क्योंकि कहा गया है, हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है कि विद्या बांटने से बढ़ती है और छुपा कर रखने से कम होती है। इसे एक उदाहरण से समझें कि यदि आप और मेरे पास एक एक रुपया है और हम आपस में उनका विनिमय करते हैं, लेन देन करते हैं, तो आपके पास भी एक रुपया रहेगा और मेरे पास भी एक रुपया ही रहेगा, है ना। लेकिन आपके पास कोई एक विचार है, एक तथ्य है, एक ज्ञान है, और मेरे पास भी एक वो विचार, तथ्य या ज्ञान है, और हम आपस में चर्चा करके उन्हें एक दूसरे से बांटते हैं, तब तो दोनों के पास दो दो तथ्य या ज्ञान होंगे, है ना। तो इसी तरह से विद्या बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं है। तो जितना अधिक हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे उतनी अधिक जानकारी हमें मिलेगी और वो चीज़ हमारी याददाश्त में भी अधिक समय तक स्थिर रहेगी, है ना। तो जितना ज़्यादा होगा कोशिश करें उसे छुपाए ना, चर्चा करें दोस्तों के बीच, है ना। फिर पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर अपनी मेहनत कैसे कम कर सकते हैं और उन्हें कम मेहनत से अधिक सफलता में कैसे बदल सकते हैं। तो पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर महत्वपूर्ण टॉपिकों को छांट लें और उन्हें अच्छे से तैयार करें। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, 2 बार 3 बार ज़्यादा जिनसे प्रश्न आते हैं उन्हें ज़्यादा अच्छे से तैयारी के साथ पढ़ें, ठीक है। अब इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ जो सामान्यतः पढ़ने वाले विद्यार्थी, परीक्षार्थी ध्यान नहीं देते, संतुलित भोजन, संतुलित और पौष्टिक भोजन। क्या है कि आज जो भोजन का ट्रेंड चला है, फास्ट फूड कई बार हम समय बचाने के लिए, या जो लोग घर से बाहर रह के पढ़ रहे हैं वो खाना बनाने के आलस, या उनके यहाँ जो टिफ़िन मैस का खाना है उसमें स्वाद ना होने की वजह से बाहर से फास्ट फूड खाकर अपना पेट भरते हैं, फास्ट फूड या जंक फूड। तो ये स्वाद में भले हमें कुछ देर के लिए अच्छा लगता है, पर स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो कोशिश कीजिए
कि संतुलित आहार लें, जिसमें स्वास्थ्य की दृष्टि और शारीरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं वो सभी हों, और आहार या भोजन लेने का समय निर्धारित रखें, और भोजन भी निर्धारित मात्रा में लें, ना कम भोजन करें, क्योंकि कम भोजन करने पर पढ़ते समय हमारा दिमाग भोजन पर ही लगा होगा क्योंकि हमें भूख लगी होगी, और ना ही अधिक भोजन करें, क्योंकि अधिक भोजन करने पर हमें आलस और नींद आने लगेगी। तो ये दोनों स्थिति पढ़ाई के लिए नुकसानदायक हैं। तो इसलिए संतुलित और पोषक भोजन अवश्य करें, क्योंकि इससे ही हमारा परिणाम निर्भर करता है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि याददाश्त हमारी जो है 3 चीज़ों से ग्रहण होती है, देखने से, सुनने से और पढ़ने से। तो कोशिश करें, सबसे ज़्यादा जिसका प्रभाव रहता है वो देखने वाला होता है, तो कोशिश करें कि हम जो है तथ्यों को चित्रित करें। चित्र बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, मानचित्र बना सकते हैं, और इसके अलावा वेन आरेख और अन्य तरीक़ों से उन्हें चित्रित कर सकते हैं। तो चित्रित चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती हैं। और पढ़ाई के अपने अपने कुछ नए तरीके भी हो सकते हैं, तो कोशिश करें कि ये नए तरीके हम जो अपनाएं ये हमारे लिए सहायक हों। ख़ासतौर से आज कंप्यूटर और इंटरनेट में हमारे पास बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध है, लेकिन आपको एक चेतावनी देना चाहूँगा कि इंटरनेट पर जो भी सामग्री है उसकी प्रामाणिकता सही नहीं है। ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें सही ही दी होंगी, तो गलत भी हो सकती हैं। इसलिए अभी भी संदर्भ ग्रंथों के रूप में किताबों का ही भरोसा करें, क्योंकि किताबें बड़ी मेहनत और खोजबीन के बाद प्रकाशित होती हैं। जबकि इंटरनेट पर डली सामग्री अगर कोई आपत्ति करता है तो वो बदल भी तुरंत जा सकती है ना। तो इंटरनेट पे भरोसा न करके अपनी किताबों, अपने नोट्स, इन पर भरोसा करें, और पढ़ने के जो मैंने तरीके बताए हैं इनका प्रयोग करें और सही परिणाम पाएँ। अगले वीडियो में हम फिर नए तरीके से आपके मार्गदर्शन के लिए हाजिर होंगे। और एक खुशी की बात है कि हमारे YouTube चैनल के लिए हमें देश भर से अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ और सफल व्यक्तियों के योगदान के लिए संपर्क हुआ है। तो हो सकता है आगे के वीडियो में हम अलग अलग विषय विशेषज्ञों के द्वारा भी मार्गदर्शन इस YouTube चैनल पर देंगे। और चूँकि इस YouTube चैनल के आगामी वीडियो को भी आप आसानी से देख सकें, इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर कीजिए, बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक पर हम फिर चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें कोई कमी या कोई सुझाव सलाह अगर आप देना चाहते हैं, आपके कुछ प्रश्न या कुछ समस्याएं या शंकाएं हों, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि अगले वीडियो में हम उन्हें शामिल करके दूर कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।